नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ जितने भी एस्पिरेंट्स सब बढ़िया हैं। फटाफट आप लोग इस इवेंट को ज्वाइन कर लें, देन यू विल स्टार्ट। और अगेन आज है आपका द माइंड मैप ऑफ द इंडियन पॉलिटी में है। आज सेकंड जो टॉपिक है वो है आपका क्राउन रूल। क्लियर। कल की क्लास के अंदर हमने बेसिकली फिगर आउट किया था कंपनी रूल को। हमने देखा था कि 1773 जब आता है रेगुलेटिंग एक्ट से लेके जो चीजें हैं काफी हद तक चेंज होती हैं एंटिल आपका 1853। अब हम बात करते हैं 1853 में हमने एक चीज पढ़ी थी कि जैसे हम बात करते हैं 1813, 1833 और 1853 तक जो ब्रिटिशर्स हैं या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी पावर को 20-20 साल के लिए एक्सटेंड किया जा रहा था। और हमने एक चीज पढ़ी थी कि 1853 के अंदर कि बेसिकली कंपनी का जो रूल है वो कितना एक्सटेंड होगा, उसके लिए कोई भी जो टेन्योर है वो फिक्स नहीं किया गया था। एंड पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहे तो कभी भी इसको एबॉलिश कर सकता है। ये हमने फिगर आउट किया था अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर। और आज हम बेसिकली बात करेंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। और उससे पहले अब एक क्लास की पीडीएफ एंड क्लास के नोटिफिकेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं यूपीपी एससी बाय डीएसओ आशीष डागुर। क्लियर। ये चैनल का नेम है। क्लियर। आप ज्वाइन कर सकते हैं सर्च करके डायरेक्टली। इन केस अगर आपको ये चैनल नहीं मिलता है तो आप @ अगर ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम हैंडल है, आप मेरे को यहां पर भी डीएम कर सकते हैं और मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर। अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द 1857 जो टाइमलाइन है आपका, अगेन रिवोल्ट ऑफ 1857 के भाई दो बेसिकली अगर हम कारण बांटते हैं, एक तो होता है फंडामेंटल कॉजेस जो एट द इनिशियल टाइम काम नहीं आया था, बट अगर हम देखें बैकग्राउंड में वो कहीं ना कहीं काम कर रहा था। जैसे हम बात करते हैं कि भाई सोशल रिफॉर्म चल रहे थे आपके। क्लियर। रिलीजियस के बारे में अगर हम बात करें, रिलीजियस डिस्प्यूट्स थे, मिलिट्री डिस्प्यूट्स थे आपके, तो वो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं वो फंडामेंटल कॉजेस के अंदर आता है। और इमीडिएट कॉज के अंदर आपने सुना होगा इनफील्ड राइफल का जो बेसिकली जो कार्टेज था। क्लियर। या फिर फ्लोर के अंदर जो हमने एक ह्यूमर सुना था कि बेसिकली हड्डियों का जो चूर्ण है वो मिलाया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एट द इनिशियल अगर हम बात करते हैं तो वो इमीडिएट कॉज था जिससे ये पूरा जो रिवोल्ट था ये बेसिकली स्प्रेड हुआ। क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर जो टाइमलाइन है, क्लियर, तो मई 10 1857 रिवोल्ट बीइंग इन मेरठ। अगेन ध्यान दीजिएगा, शॉर्टेड ये अगेन। फिर 11 मई, फिर हम बात करते हैं दिल्ली कैप्चर्ड बाय द रेबल्स, बहादुर शाह जाफर। बहादुर शाह सेकंड बेसिकली कौन होते हैं उस टाइम के? मुगल एम्पर होते हैं। और भाई ब्रिटिशर से पहले मुगल्स ही रूल कर रहे थे, तो इनको बेसिकली क्या मानते हैं, इनको सेनापति तौर पे इनको नियुक्त किया जाता है। फिर हम बात करते हैं जून 5 1857 कानपुर ज्वाइन द रिवोल्ट, नाना साहेब। फिर जून 30 1857 आपका कानपुर अगेन जनरल ह्यूज रोज। 25 जुलाई 1857 आपका फॉल ऑफ कानपुर ब्रिटिश फोर्सेस। September 20 1857 ब्रिटिश कैप्चर्ड द दिल्ली बाय द ब्रिटिश फोर्सेस। नवंबर 1857 द बैटल ऑफ लखनऊ बाय द बेगम हजरत महल, जहां पर वो लीड करती हैं। एंड जुलाई 1858 द रिवोल्ट ऑफिशियली एंड वेरियस इंडियन लीडर्स भी क्या होते हैं यहाँ पर। कोई बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी। एंड कुछ लोग इंडिया छोड़कर नेपाल चले जाते हैं। तो दोनों कॉजेज हैं आपका। अब अगेन 1857 का रिवोल्ट हो गया, देन आता है आपका गुड गवर्नेंस एक्ट, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के नाम से भी हम जानते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, इसी को हम किसके नाम से, गुड गवर्नेंस एक्ट के नाम से भी हम जानते हैं। किसके नाम से? गुड गवर्नेंस एक्ट के नाम से जानते हैं। कब आया था? अगस्त 1858 में आया था। और की प्रोविजन के अंदर जब हम बात करते हैं, अगेन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 1853 में क्या आया था कि अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहे तो कभी भी जो कंपनी का जो कंसर्न है उसको एंड कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। तो यहीं पर ध्यान दीजिएगा, एबॉलिश ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। और यहां से जो ब्रिटिश क्राउन है वो इंडिया को टेक ओवर करते, क्या करते हैं, इंडिया को टेक ओवर करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। यहीं पर अगर हम बात करते हैं जो डुअल गवर्नमेंट था, एक तो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसके बारे में हम बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। जो ये डुअल गवर्नमेंट है इसको भी एंड किया जाता है एंड ट्रांसफर कंट्रोल टू द ब्रिटिश क्राउन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। एंड स्टैब्लिश्ड ऑफ द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विद द 15 मेंबर्स। ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीपीसी एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। क्लियर। अगर हम बात करते हैं यूपीएससी एग्जाम के अंदर भी और यूपी पीसीएस एग्जाम के अंदर भी इसको पूछा जा चुका है, ये ध्यान दीजिएगा। एंड
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पावर को रीनेम करके कर दिया जाता है वॉइस रॉय। क्लियर? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन होते हैं आपके? लॉर्ड कैनिंग होते हैं। क्लियर? अब अगर आप एक चीज देखें, जो वॉइस रॉय है किसका रिप्रेजेंटेटिव है? वो ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव है। एंड जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है आपका, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव है। कौन किसके रिप्रेजेंटेटिव? ब्रिटिश पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव है यहां पर। एंड क्रिएट इंडियन काउंसिल असिस्ट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज रीनेम्ड एज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया एंड द वॉइसरॉय वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन। इसलिए बताया था कि जो वॉइसरॉय है वो किसके प्रतिनिधि हैं? वो ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि हैं। एंड जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है आपके, कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये किसके? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव, किसे? ब्रिटिश पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव है। ये ध्यान दीजिएगा। पॉइंट क्लियर? यस और नो? चलिए साहब, नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंप्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ऑफ इंडिया एंड टू इंश्योर द ब्रिटिश इंटरेस्ट एंड इन्फ्लुएंस इन इंडिया। क्लियर? एंड जब हम बात करते हैं यहीं पर धीरे धीरे, चाहे हम बात करते हैं 1861 का बारे में बात करते हैं, 1892 के बारे में बात करते हैं, 1909 के बारे में बात कर लेते हैं, या फिर हम बात करते हैं 1919 के बारे में, तो यहां पर अब धीरे धीरे इंडियंस का जो पार्टिसिपेशन है लेजिस्लेटिव के अंदर, भले ही वो नॉन ऑफिशियल मेंबर तौर पे आया आपका, फिर बजट के ऊपर डिस्कस करने की पावर आ जाता है आपका, क्वेश्चन आस्क की पावर आ जाता है आपका। क्लियर? फिर सेपरेट इलेक्टेड, तो धीरे धीरे अब जो चीजें होंगी वो इंडियंस का जो पार्टिसिपेशन है वो आपको यहां पर ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। एंड लेट द फाउंडेशन ऑफ द फ्यूचर रिफॉर्म्स एंड पॉलिसीज, ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। क्लियर? एंड एस्टैब्लिश अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर फॉर द ब्रिटिश इंडिया एंड सिंबलाइज द एंड ऑफ कंपनी रूल एंड स्टार्ट ऑफ द ब्रिटिश राज। क्लियर? अगेन अगर हम बात करते हैं CSE 2004 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो थोड़ा सा इस पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में। कब आया था? अगस्त 1 1861। एंड पर्पस क्या था? टू मेक प्रोविजन फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय इनकॉर्पोरेटिंग इंडियन पार्टिसिपेशन इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। और अगेन ध्यान दीजिएगा, ये प्रीलिम्स 2022 में ही पूछा गया सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? और उस टाइम के वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे आपके? लॉर्ड कैनिंग। ध्यान दीजिए। क्लियर? लॉर्ड कैनिंग के बारे में दो पॉइंट अगर हम बात करते हैं, यहीं पर हम बात करते हैं जो ऑर्डिनेंस पावर है उसके बारे में जो कंसर्न है वो कब आता है? 1861 के अंदर। क्लियर? यहीं पर हम बात करते हैं जो पोर्टफोलियो सिस्टम, कौन सा है आपका? पोर्टफोलियो सिस्टम है, उसको भी यहां पर इंट्रोड्यूस किया था बाय द लॉर्ड कैनिंग। और ये दोनों ही क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूं तो यूपीएससी एग्जाम के अंदर भी और यूपीपीसीएस एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। क्लियर? अब अगेन यहां पर हम बात क्या था? एक्सपेंड द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू इंक्लूड 5 to 6 एडिशनल मेंबर फॉर द लेजिस्लेटिव पर्पस, फॉर द लेजिस्लेटिव पर्पस। ऑर्डिनेंस पावर के बारे में बात करते हैं, और यहां पर 3 इंडियन जो आपके नॉन ऑफिशियल मेंबर है उनको नॉमिनेट किया जाता है, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ये भी जो 3 नाम से इनके ऊपर भी क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। इंट्रोड्यूस द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। इंट्रोड्यूस द लेजिस्लेटिव काउंसिल at central and the provincial level and allow a assemble of the representative of government, very very important, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम के अंदर पूछा गया है 2018 में। क्लियर? एंड अलाउ फॉर द इंक्लूजन ऑफ द इंडियन, कैसे होते हैं आपके? नॉन ऑफिशियल मेंबर होते, कैसे होते हैं आपके? नॉन ऑफिशियल मेंबर, राजा ऑफ पटियाला, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव एंड राजा ऑफ बनारस। क्लियर? लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड मेकिंग द फर्स्ट स्टेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्किंग द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द इंडियन पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस। तो अगर आप देखें कि ये बेसिकली स्लाइड्स आप देख पा रहे हैं सारी एआई डेवलप करी है, एंड टू द पॉइंट आपको यहां पर जो क्रक्स है वो आपको देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन भी यूपीएससी एग्जाम के अंदर और यूपी
पीसीएस एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिला है आपको। पॉइंट क्लियर, शॉर्टेड। तो अगेन अगर आप एक चीज देखिए, अगर आप एस पर तैयारी कर रहे हैं आरओ की, या फिर अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस 2025 की, समझिएगा यहां पर आप पीवाईक्यू से पूरे सब्जेक्ट को आप कवर कर सकते हैं, बट अगेन सब्जेक्ट पढ़ के आप पीवाईक्यू कवर करें तो वो थोड़ा सा एक लेंदी रहेगा। पीसीएस के लिए बोल सकता हूं कि हाँ टाइम है, बट आरओ का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें फरवरी 11 2024 में फिर हुआ था आपका, फिर चेंज होते होते आ गया है आपका मार्च 25 तक। तो आई थिंक आपके पास एम्पल ऑफ टाइम रहा है, एक साल से ऊपर टाइम रहा है, तो आपने डेफिनेटली जो कोर सेक्शन है उनको आपने रिवाइज किया होगा, बट हाँ विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप आप यहां से जरूर डेफिनेटली क्वेश्चन फिगर आउट कर पाएंगे अपने एग्जाम्स के अंदर। शॉर्टेड। चलिए फिर हम बात करें स्ट्रक्चर के बारे में। गवर्नर जनरल काउंसिल एग्जीक्यूटिव ब्रांच 4 members and legislative 6 to 12 members initiate the inclusion of Indian members in the legislative process। अगेन सेम कंसर्न है आपका, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1892, और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो इंसिडेंट है वो क्या है कि यहां पर इंडियंस जो हैं उनको बजट के ऊपर डिस्कस करने की पावर होती है, एंड इनको क्वेश्चन आस्क करने की भी एडेड टू द पावर मिलती है। और अगेन यहां से अगर मैं देखूं तो यही एक क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा गया है यूपीएससी एग्जाम के अंदर भी और यूपी पीसीएस एग्जाम के अंदर। क्लियर। पर्पस अगर हम देखें टू फर्दर एक्सपेंड द इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड इंप्रूव द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ये ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कृपया कर थोड़ा फोकस कीजिएगा। इंडियन रिप्रेजेंटेशन अगर बताया, अलाउ ग्रेटर इंडियन पार्टिसिपेशन इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस थ्रू स्टिल लिमिटेड एंड कंट्रोल बाय द ब्रिटिश ऑथोरिटीज। अगेन क्लियर, यूपीपीसीएस 2017 का ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर 16 एडिशनल मेंबर और आते हैं यहां पर, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। कोई डाउट? चलिए अब हम बात करते हैं 1909, जिसको हम मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी हम जानते हैं। अगेन अगर आप एक चीज देखिए, मोर्ले मिंटो, क्लियर, मोर्ले कौन है यहां पर? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो कि हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव। एंड जब भी हम बात करते हैं लॉर्ड मिंटो के बारे में, तो ये क्या है आपके? ये वॉइस रॉय ऑफ इंडिया है। क्या है ये? वॉइस रॉय ऑफ इंडिया है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है? टू एक्सपेंड द इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड इंट्रोड्यूस द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। क्या है आपका? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। एंड इंट्रोड्यूस द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम एंड ensuring द माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है यूपीएससी एग्जाम के अंदर भी और यूपी पीसीएस एग्जाम के अंदर भी। एंड अलाउ नॉन ऑफिशियल मेंबर to form the majority in the provincial legislative council। अगेन ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी 2021 में पूछा गया सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। एंड प्रोवाइड फॉर द नॉमिनेशन, अगेन नॉमिनेशन एंड इलेक्शन ऑफ इंडियन मेंबर टू काउंसिल इंक्लूडिंग बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। अगेन क्लियर, 2022 प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप देखें डायरेक्ट स्टेटमेंट आएगा और पूछेगा किस एक्ट के अंदर इसके बारे में जो बातें हैं वो की गई हैं यहां पर। शॉर्टेड पॉइंट, यस और नो। एंड सिग्निफिकेंस अगर हम बात करते हैं, मार्किंग अ मेजर स्टेप टुवर्ड द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। क्या है आपका? डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड इंक्रीज द इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ये भी आया है आपका मेंस के अंदर। किसके अंदर? आपके मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, तो थोड़ा सा यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको हम बोलते हैं आपका मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अगेन मॉन्टेग्यू कौन है यहां पर? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। एंड लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड कौन है? आपके वॉइस रॉय है। कौन है यहां पर? वॉइस रॉय, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर। इंट्रोड्यूस रिफॉर्म ग्रेजुअली इंक्रीज द इंडियन पार्टिसिपेशन गवर्नेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। और यहां पर डायरकी को इंट्रोड्यूस किया जाए कहां पर? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम के अंदर भी और यूपी पीसी एग्जाम्स के अंदर भी पूछा गया। इवन
अगर आप इतने पॉइंट को फिगर आउट ना कर पाए और केवल जहां पर मैंने एग्जाम मेंशन किया गया है अगर आप उनको भी करेंगे तो डेफिनेटली आपको पीवाईक्यूज के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे एंड वी मतलब अगर हम होप करते हैं तो आपको एग्जाम के अंदर भी सेम तरह क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पर क्लियर एंड डिवाइडेड द प्रोविंस इनटू ट्रांसफर लिस्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट। और यहाँ पर थोड़ा हम बात करते हैं कि ट्रांसफर और रिजर्व में कंसर्न क्या है, देखो ध्यान दीजिएगा। जैसे हम बात कर डायरेक्टली में क्या ट्रांसफर सब्जेक्ट, जैसे कौन कौन से आते हैं, पहला आ गया एजुकेशन, दूसरा हो गया आपका हेल्थ, तीसरा हो गया आपका एग्रीकल्चर। वर एडमिनिस्टर्ड बाय द इंडियन मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। एडमिनिस्टर्ड बाय द इंडियन मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जैसे हम बात करते हैं रिजर्व के अंदर, जैसे आपका पुलिस हो गया, रेवेन्यू हो गया, इरिगेशन हो गया, सब क्या है ये सारे आपके रिजर्व सब्जेक्ट हैं एंड ये एडमिनिस्टर होंगे बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और ये इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी एग्जाम के अंदर भी और यूपी पीसीएस एग्जाम दोनों में ही आपसे पूछा जा चुका है यहाँ पर क्लियर। इंडियन रिप्रेजेंटेशन आपका इंक्रीज इंडियन पार्टिसिपेशन लेजिस्लेटिव काउंसिल थ्रू द डायरेक्ट इलेक्शन, मतलब जहां पर आम जनता जो है क्या है आपका आम जो जनता क्या करेगी वो मतदान करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। और ये क्वेश्चन भी अपने यूपी पीसी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। एंड बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर लेवल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस एंड लेजिस्लेटिव एट द लोअर हाउस, ये ध्यान दीजिएगा क्लियर। वही सेम कंसर्न है गवर्नेंस ब्रिटिश ऑफिशियल इंडियन मिनिस्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर एक पॉइंट यहां बताना चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने बात करा था 1909 के अंदर, ये एक पॉइंट है, जैसे हम बात करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो किसको मिलता है, केवल वो मुस्लिम्स को मिलता है, कब आपका 1909 के अंदर क्लियर। फिर हम बात करते हैं आपका 1919 के अंदर, तो यहां पर एक तो जो सिख को क्या मिलता है सेपरेट इलेक्टोरेट, फिर मिलता है एंग्लो इंडियंस को, एंड यहां पर हम बात करते हैं मिलता है क्रिश्चियंस, क्या मिलता है भाई सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता है। फिर हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहां पर हम बात करते हैं मिलता है वुमेन्स को, लेबर क्लास को क्लियर, एंड मिलता है डिप्रेस्ड क्लास, किसको आपके डिप्रेस्ड क्लास को मिलता है, मतलब जो शेड्यूल कास्ट है। ये अगर मैं बात करता हूं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुका है कि मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट कब मिला था 1990 के अंदर क्लियर, सिख को, एंग्लो इंडियन को, क्रिश्चियंस को कब मिला था सेपरेट इलेक्टोरेट 1919 के अंदर, एंड वुमेन्स को, लेबर क्लास को एंड डिप्रेस क्लास जो शेड्यूल कास्ट है इनको सेपरेट इलेक्टोरेट कब मिलता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्लियर। अब यहां पर हम बात करें टू प्रोवाइड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इंडिया एमिंग टू एस्टैब्लिश मोर ऑटोनोमस गवर्नमेंट क्लियर, इंट्रोड्यूस अ फेडरल स्ट्रक्चर विद अ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। और यहीं पर हम बात करते हैं जो दायर की है, क्या है आपका जो दायर की है उसको सेंटर में क्या करते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। और जब हम बात करते हैं प्रोविंसेस के अंदर, कहां पर प्रोविंसेस के अंदर, वहां पर क्या करते हैं, इसको एबॉलिश करते हैं। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा क्लियर। फेडरल स्ट्रक्चर ब्रिटिश, एक मिनट जस्ट वेट फॉर सेक, हाँ 1995 है ना, हाँ जस्ट डन क्लियर। फेडरल स्ट्रक्चर कंसिडर ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट वर गिवन टू ऑप्शन जॉइन द फेडरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहीं पर जब हम बात करते हैं, थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब भी हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर, यहीं पर हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट होता है कहां पर, दिल्ली में, जो कि काम करता है 1937 से। यहीं पर हम बात करते हैं कि जो आरबीआई का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी होता है। यहीं पर हम बात करते हैं कि जो फेडरल क्लियर, फेडरल पब्लिक क्लियर क्या है आपका सर्विस कमीशन है सॉर्टेड। दूसरा हम बात करते हैं जो क्या है आपका प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड तीसरा आता है आपका जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन क्लियर। इन सब के बारे में जो चीजें हैं वो आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
यहीं पर मैं एक माइंड मैप और बना रहा हूं जो कि था 1919 से। ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम में पूछा है आपका, क्या दिया है, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर दिया है आपको केवल, दिया है आपका पब्लिक सर्विस कमीशन, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दोनों चीज अलग हैं। यहां पर सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन अगर पूछा जाए कि कब आया था, तब आप जवाब देंगे सर 1919 में आया था। अगर आपसे पूछ रहा है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये आए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। कंफ्यूजन नहीं होना है, यहां से भी क्वेश्चन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में आए हुए हैं, और इस सेक्शन से भी जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम के अंदर ऑलरेडी पूछा जा चुका है। पॉइंट क्लियर, यस और नो? किसी को यहां पर किसी का कोई डाउट है देन प्लीज गो अहेड। सॉर्टेड। एंड लास्ट आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। पर्पस क्या है आपका, कब आता है, 18 जुलाई 1947। पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया into two independence dominion, India and Pakistan. Key provision क्या है, ended the British rule in India and declared the independence of India and Pakistan on the 15 August 1947. Establishment or division of British India into two new sovereign dominion, मतलब सोवरेन का मतलब क्या होता है आपका, कि कोई भी एक्सटर्नल पावर कंट्रोल नहीं कर रही है उस पर्टिकुलर कंट्री को, एंड वो कंट्री, जैसे हम बात करते हैं इंडिया के बारे में, इंडिया 1947 से पहले ब्रिटिश के अंदर रूल हो रहा था। क्लियर? 1947 के बाद चीज क्या हुई, इंडिया क्या बना, एक सोवरेन स्टेट बना, इंडिया को कोई भी एक्सटर्नल पावर कंट्रोल नहीं कर रही है। एंड दूसरा पॉइंट क्या है, इंडिया अपने इंटरनल और एक्सटर्नल रिलेशंस को, अफेयर्स को मैनेज करने के लिए क्या है भाई, यहां पर फ्री है, ये ध्यान दीजिएगा। एंड प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ ईच डोमिनियन, ये ध्यान दीजिएगा। एंड लास्ट आता है आपका, ग्रांटेड द लेजिस्लेटिव sovereignty to the constitutional assembly of the both dominion, outline the boundaries of the two new dominion including the Punjab and Bengal, establish the boundary commission to demarcate the border and allow each dominion to adopt its own constitution and governance structure। जैसे हम बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में भी और इंडिया के बारे में, क्लियर, इन दोनों को क्या बोला है कि भाई आप अपने हिसाब से आप अडॉप्ट कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, और गवर्नमेंट जो स्ट्रक्चर है उसको भी आप क्या कर सकते हो, आप अपॉइंट कर सकते हो। क्लियर? मार्क द एंड ऑफ द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल किसके लिए, फॉर, हम बात करते हैं ब्रिटिश राज के बारे में, ब्रिटिश राज के बारे में हम बात करते हैं। एंड बिगिनिंग द इंडिपेंडेंस गवर्नेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। क्लियर? तो आई थिंक यहां पर जो पूरी क्लैरिटी है वो आपको यहां पर मिल गई होगी। और इन केस उम्मीद करता हूं जो माइंड मैप है वहां से आप क्वेश्चन आप फिगर आउट कर पा रहे हैं। अगर आप पीवाईक्यू लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, तो यार आप लोग लिटरली बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं भाई। आप पीवाईक्यू लगाइए, डेफिनेटली यू विल सॉट श्योर क्रैक द क्वेश्चन। अगर आप हैं उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी, आप कर रहे हैं 2025 बैच की तैयारी, तो आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन ऑप्शन है फॉर द न्यू ईयर इवेंट के तौर पर। अगर हम बात करते हैं निश्चय बैच 2, क्लियर, तो 10,999 इसकी प्राइस है, हम बात करते हैं 18 के आसपास है। अगर आप यूज करते हैं AD लाइव, क्लियर, तो आपको यही कोर्स मात्र 9,999 में आपको मिल जाएगा। क्लियर? शॉर्टेड। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहां पर प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी कराई जाएगी। प्रीलिम्स के लिए जो भी कंसर्न है, जैसे हम बात करते हैं आपको हैंड रिटन नोट्स, क्लियर, आपके सेक्शनल मॉड्यूल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, क्विक रिवीजन सीरीज, वो सारी आपको यहां मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंस के लिए क्या पैटर्न में चेंज हुआ है, उस तरीके से आप कैसे अपने आंसर राइटिंग को आप फिगर आउट करते हैं, ये जो सुविधा है ये आपको यहां मिलेगी। एंड इंटरव्यू का टोटल गाइडेंस हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पे आपको मिलेगा। शॉर्टेड। तो अवेल कीजिए भाई, जाइए फटाफट, यूज द कूपन कोड AD लाइव एंड अवेल द ऑफर। नेक्स्ट हम बात करते हैं उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनका एम है ROARO 2024-23 का जो री एग्जाम होना है मार्च 2025 में, उसको टारगेट करने का। तो आप प्रहार जो सीरीज है आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं, और यहीं पर आपको प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी बाय द यूज द कूपन कोड AD लाइव, और आपको एक कोर्स मात्र 3,499 रुपए में आप एनरोल कर सकते हैं।
4 तारीख, आज है 3, फटाफट जाइए एनरोल कीजिए। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका उन्नति बैच 76400300 पे आप कॉल करके आप पहले काउंसलिंग कराइए, और अगर आपका प्री का एग्जाम अच्छा गया है 24 का, तो आपके लिए बैच बहुत ही शानदार रहने वाला है। मैं हूं यहाँ पर, योगेंद्र सर हैं, दोनों ही हम सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, एंड और भी रेस्पेक्टिव फैकल्टी हैं यहाँ पर। तो आप इन जो रेस्पेक्टिव फैकल्टीज हैं इनके गाइडेंस में रह के आप अपनी मीन्स को और अच्छे से सुनिश्चित कर सकते हैं। यूज द कूपन कोड 811 एंड आपको ये अप्रॉक्स 5000 के अराउंड आपको ये कोर्स मिल जाएगा। क्लियर? कॉल जरूर कीजिएगा 764000 एंड 3000, ये आपका फ्री ऑफ कॉल लाइन है। आप जरूर एक बार हॉटलाइन पे आप बात करके अपनी काउंसलिंग कराएं एंड यूज द कूपन कोड ADLIVE, क्लियर, टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। क्लियर? इसी साथ करते हैं सेशन को ओवर। और अगर आपको ये माइंड मैप से अच्छी लग रही है तो भाई सब्सक्राइब अवर चैनल UPPSC स्टडी IQ एंड फॉर स्टे ट्यून्ड विद द मोर अपडेट्स। क्लियर? और आई विल ट्राई कि इसी तरीके से आपको पूरी जो पॉलिटी है विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप। एंड अगर आपको क्वेश्चन करने हैं सॉल्व, तो आप शाम को 6:30 बजे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं यूट्यूब पर। इसी से करते हैं सेशन को ओवर। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट माइंड मैप सीरीज के अंदर। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।